बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, हमने जमात नहम का सबक नंबर 11 कदरे अयाज शुरू किया हुआ है। पिछली वीडियो में हम इस सबक के मुसन्निफ़ कर्नल मोहम्मद ख़ान का तारुफ़ और उसके इम्पॉर्टेंट MCQs जो हैं उस वीडियो में तैयार कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी उस लिंक पर जाकर देख सकता है। आज जो है हम इस सबक की पढ़ाई शुरू करेंगे। मुश्किल अल्फाज के मानी और पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। आ जाते हैं हम अपने जो है वो सबक की तरफ। इस सबक में जो है मुसन्निफ़ ने देहात और देहातियों की सादगी और उनके खुलूस से मुतारिफ़ कराया है और बताया है कि इंसान की कदर व कीमत इसके खलूस, मेहनत और असलियत पर मुनहसर होती है। कदर अयास, अयास की कदर मुरकबे इजाफी है और वैसे अगर ग्रामर की रूह से देखा जाए तो ये तलमी है। ठीक है, तलमी क्या होती है इसको हम एक डिटेल जो है आपको जब ग्रामर का पोर्शन शुरू करेंगे तो फिर हम उस सीरीज़ में आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में तफसीलन बताएंगे। शुरू करते हैं अपने पहले पैराग्राफ की तरफ आते हैं। कर्नैलों को रिहाइश के लिए, रिहाइश क़याम करने के लिए कर्नैल जो है ओहदा है। हाथ से उम्दा, उम्दा बेहतरीन C क्लास बंगले मिलते हैं। मुझे खुशबख्ती से एक ऐसा बंगला मिल गया जो अपनी क्लास में भी इंतखाब था, चुना हुआ था, नुमाया था। यानी मुझे कर्नैलों में वो इम्तियाज़ हासिल ना था। इम्तियाज़ बरतरी, मुकाम, बड़ाई जो मेरे बंगलों में था। बूढ़े बैरों से, बैरा होटल में खाना पेश करने वाला से रिवायत होती है दोहराई जाने वाली बात से थी। रिवायत थी कि विल्सन रोड का ये लाशरीक जिसमें कोई शरीक ना हो, लासानी, बेमिसाल विल्सन साहब ने ख़ास तौर पर अपने लिए बनवाया था। ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया। सबसे पहले आ जाएगा हवाला मतन। कट मार्कर का यूज़ करते हुए आप अपनी आंसर शीट पर जो है प्रोमिनेंट करके हवाला मतन की हेडिंग देंगे, अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट लाइन पे आप लोग जो है वो मार्कर के साथ जो है रेगुलर मार्कर के साथ आप लिखेंगे सबक का उन्वान। सबक का उन्वान क्या है? कदर अयास। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम। मुसन्निफ़ का नाम है कर्नल मोहम्मद ख़ान। ये इन 2 स्टेप के आपका 1 नंबर है। ठीक है, अगर आपने दुरुस्त जो है सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम लिखा तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। फिर नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी हमारी कट मार्कर का यूज़ करते हुए आप आंसर शीट पर प्रोमिनेंट करके ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, मुश्किल अल्फाज के मानी या हल्ले लुगत, इन तीनों में से कोई एक आप हेडिंग प्रोमिनेंट करके देंगे। फिर आप नीचे कॉलम बनाएंगे मार्कर के साथ, रेगुलर मार्कर के साथ ऊपर अल्फाज मानी लिखेंगे और जो अल्फाज आपको पैराग्राफ में मार्क करके दिए होंगे आपने उनके मानी तहरीर करने होंगे। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग सियाको सबाक। आपने कट मार्कर का यूज़ करते हुए दोबारा से प्रोमिनेंट करके जो है सियाको सबाक की हेडिंग देनी है, अंडरलाइन करना है और सियाको सबाक तहरीर करना है। ठीक है, तो इस सबक का भी जो है हम एक मिसाली सियाको सबाक तैयार कर लेते हैं। तो इस सबक की जो है तमाम इबारात के शुरू में आप जो है वो सियाको सबाक आप तहरीर कर देंगे। लिहाजा इस वीडियो को गौर से देखिएगा, सुनिएगा और फिर अपना मिसाली सियाको सबाक तैयार कर लीजिएगा। तो मुसन्निफ़ कहते हैं कि एक दिन सलीम की गैर मौजूदगी में इसका दोस्त अमजद आया तो इनके मुलाजिम अली बख्श ने इसकी ठीक तरह से तवाज़ो नहीं की। जब सलीम को इल्म हुआ तो उसने अली बख्श को बहुत डांटा और कहा कि अमजद अब इसे देहाती समझेगा। मुलाजिम ने मुसन्निफ़ से शिकायत की तो उन्होंने दोनों का जो है मामले को सुलझाने के लिए उन्हें देहाती का किस्सा सुनाया कि देहाती लड़का प्राइमरी के बाद शहर के हाई स्कूल में दाखिल हुआ। एक दिन मास्टर साहब शिकार खेलते उसके गांव आ गए। छोटे चौधरी ने इन्हें चौपाल में ठहराया। मास्टर जी के लिए चाय तैयार की गई जो कि नहायत बदमज़ा थी।
सलीम ने कहा तो फिर छोटा चौधरी ने तो शर्मिंदा होकर पढ़ाई छोड़ दी होगी। मुसन्निफ ने कहा कि नहीं, उसने तालीम हासिल की और फ़ौज में भर्ती हो गया। सलीम ने छोटे चौधरी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो मुसन्निफ ने बाजू फैला दिए। सलीम समझ गया कि वो देहाती लड़का छोटा चौधरी कौन था। ये इस सबक का मिसाली सियाको सबक है। इस सबक का कोई भी इक़्तिबास आपको तशरीह के लिए आएगा तो आपने ये इक़्तिबास जो है वो सियाको सबक जो इक़्तिबास से कबल राइट कर देना है। अब आ जाते हैं तशरीह की तरफ। ज़ेर तशरीह इबारत में मुसन्निफ ने देहात और देहातियों की ज़िंदगी और उसके खलूस से मुतारिफ़ कराते हुए बताया है कि इंसान की कदर कीमत इसके खलूस, मेहनत और असलियत पर मुनहसर होती है। ज़ेर तशरीह इबारत में मुसन्निफ बताते हैं कि जब इंसान फ़ौज के महकमे में भर्ती होता है तो फ़ौज अपने महकमे के मुलाजमीन को बहुत सी सहूलियात और मराद फ़राहम करती है और हर मुलाजिम को उसके ओहदे के मुताबिक जो हैं वो मराद और सहूलियात दी जाती हैं। ख़ास तौर पर आला ओहदों पर फाइज अफसरान को दीगर बहुत सी सहूलियात और मराद के अलावा जो है नहायत ही बेहतरीन किस्म की रहाइश भी दी जाती है। इसी तरह जब इंसान फ़ौज में भर्ती होता है और फिर कर्नल के ओहदे पर फाइज हो तो उसे नहायत ही बेहतरीन जो है वो बंगला रहाइश के लिए दिया जाता है, जो नहायत ही कीमती फर्नीचर और तमाम तरह की जदीद सहूलियात से मुज़य्यन होता है। मुसन्निफ बताते हैं कि जब वो फ़ौज में भर्ती हुए और कर्नल के ओहदे पर पहुँचे तो मुझे भी मेरी अच्छी किस्मत की वजह से रहाइश के लिए बंगला दिया गया जो बहुत ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब था। अगरचे मुझे दीगर कर्नलों के मुकाबले में कोई ख़ास मुकाम या बरतरी हासिल नहीं थी, लेकिन जो बंगला मुझे मिला था वो जो है वो मुकाबले में आ सकता था। वो दीगर बंगलों से जो दूसरे कर्नलों को दिए गए थे उनमें से नहायत ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब था। हमारे बूढ़े बहरे खिदमतगार जो यहाँ पर काम करते हैं, बहुत अरसा हो गया है, उनका ये कहना था कि जो ये विल्सन रोड पर शानदार बंगला जिसका कोई भी सानी नहीं है, इस जैसा बंगला यहाँ पर किसी और का नहीं है। यहाँ पे जब अंग्रेज़ हुकूमत करते थे तो एक अंग्रेज़ ओहदेदार विल्सन साहब ने, जिसके नाम पर ये सड़क भी है, उन्होंने अपनी रहाइश के लिए ख़ास तौर पर यह बंगला बनवाया था। ये था पैराग्राफ फर्स्ट और उसकी तशरीह। अब आ जाते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। ये नहायत अहम पैराग्राफ है, मार्क कर लीजिएगा। ये बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में 12 दफ़ा आ चुका है। ठीक है, ये जो अब हम अभी पढ़ने लगे हैं। ये बंगला कमोबेश तकरीबन, ठीक है, 2 एकड़ कतई ज़मीन पर ज़मीन का टुकड़ा पर वाक़या था, यानी कसामे अज़ल से तकसीम करने वाला मुराद अल्लाह ताला, मुरकबे इजाफ़ी है। ठीक है, तो मानी क्या हो जाएगा? अज़ल से तकसीम करने वाला मुराद अल्लाह ताला। आपने इसका पूरा मानी तहरीर करना है। नहीं इसे खासा शहाना तूलो अर्ज़, शहाना बादशाहों की तरह का, तूलो अर्ज़ मुरकबे अतफ़ी है और ये अल्फाज मुतज़ाद की पेयरिंग है। तूलो अर्ज़ लंबाई और चौड़ाई, तूल लंबाई, वाव का मतलब और चौड़ाई, ठीक है, अर्ज़ बख्शा था। इमारत के सामने वसी चमन था, वसी खुला चमन बाग, जिसके हाशिए किनारे पर मेहंदी की गहरी सब्ज बाड़ के सर पर नेज़ों ऊंचे बहुत ऊंचे, बुलंदो बाला सरू और सफ़ेदे के पेड़ लहलहाते थे। पेड़ दरख्त चमन में जा बजा जगह जगह सुर्खो सफ़ेद गुलाब के पौधे थे। अलगर्ज हमारे बंगले का मिजाज हर जाविये से अमीराना था। मुकाबले में हमारे असासे के तेवर, असासे जायदाद, तेवर अंदाज हर चंद खाकसराना थे, खाकसराना मामूली। ताहम हम अपने मकान की शान के पेश नज़र सामने रखते हुए शान, मर्तबा, इज़्ज़त, मुकाम हमने जूं तू करके जैसे तैसे करके
ہر کمرے کے لیے قالین یا دری پیدا کر لی، اگرچہ اس کار خیر نیک کام میں بیشتر زیادہ تر اجر ثواب مقامی کباڑیوں کو ملا۔ کباڑیا پرانے سامان کی خرید و فروخت کرنے والا، علاوہ ازیں اس کے علاوہ مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا۔ مناسب موضوع، یہ ہو گیا ہمارا دوسرا پیراگراف، بہت ہی اہم پیراگراف ہے، بورڈ میں 12 دفعہ آ چکا ہے۔ آتے ہیں ہم اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے ہم تشریح کا طریقہ کار کٹ مارکر کا استعمال کرتے ہوئے نہایت خوش خطی سے آپ آنسر شیٹ پر پرومیننٹ کر کے جو ہے وہ ہیڈنگ دیں گے، حوالہ متن، اس کو انڈر لائن کریں گے مارکر کے ساتھ۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں گے ہم لوگ مصنف کا نام کرنل محمد خان، سبق کا عنوان قدر ایاز۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہو جائے گی ہماری کٹ مارکر کا استعمال کرتے ہوئے نہایت خوش خطی سے ہم لکھیں گے خط کشیدہ الفاظ کے معنی، نیچے کالم بنائیں گے، ہیڈنگ دیں گے الفاظ معنی کی اور مشکل الفاظ کے معنی جو ہم سے پوچھے گئے ہیں وہ معنی ہم وہاں تحریر کریں گے۔ میں نے اس پیراگراف میں جتنے بھی ممکنہ مشکل الفاظ ہیں ان کا جو ہے آپ کو معنی بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آ جاتی ہے ہماری سیاق و سباق۔ پھر کٹ مارکر کا یوز کرتے ہوئے نہایت خوش خطی سے ہم لوگ جو ہے پرومیننٹ کر کے بولڈ کر کے سیاق و سباق کی ہیڈنگ دیں گے، انڈر لائن کریں گے اور پھر ہم جو ہے اس کا سیاق و سباق تحریر کریں گے۔ تو وہ میں پہلے ہی آپ کو مثالی سیاق و سباق کرا دیا ہے، وہی سیاق و سباق آپ یہاں بھی تحریر کریں گے۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ آ جائے گی ہماری تشریح کی، ٹھیک ہے۔ اس سبق میں مصنف نے دیہات اور دیہاتیوں کی سادگی اور خلوص سے متعارف کرایا ہے اور بتایا ہے کہ انسان کی قدر و قیمت اس کے خلوص، محنت اور اصلیت پر منحصر ہے۔ زیر تشریح عبارت میں مصنف بتاتے ہیں کہ جب وہ فوج میں بھرتی ہوئے اور ترقی کرتے ہوئے کمیشن حاصل کرتے ہوئے کرنل کے عہدے پر پہنچے تو انہیں ایک بہت ہی شاندار بنگلہ جو ہے وہ رہائش کے لیے دیا گیا، جو دیگر تمام کرنیلوں کو دیے گئے بنگلوں میں سے زیادہ خوبصورت اور بہترین طرز کا حامل بنگلہ تھا۔ یہاں کے جو ملازمین تھے انہوں نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ یادگار بنگلہ انگریز دور حکومت میں ونسل نامی ایک انگریز افسر نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا۔ یہ بنگلہ بہت ہی خوبصورت تھا، نہایت ہی دیدہ زیب تھا اور تقریباً یہ 2 ایکڑ رقبہ زمین پر پھیلا ہوا تھا، یعنی قدرت نے اسے خاصا وسیع و عریض رقبہ عطا کیا تھا، بالکل بادشاہوں اور محلوں جیسی اس کی وسعت تھی۔ بنگلے کی عمارت لمبی چوڑی ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی دیدہ زیب اور دلکش بنی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ایک وسیع و عریض جو تھا ایک پھولوں کا باغ تھا جو بنگلے کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر رہا تھا۔ اس باغ نے جو ہے بنگلے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ باغ کے چاروں طرف کناروں پر مہندی کی گہری سبز رنگ کی باڑ تھی جو باغ کو نہایت ہی دیدہ زیب اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس کے قریب ہی سرو اور سفیدے کے نہایت ہی بلند و بالا جو تھے وہ درخت لگے ہوئے تھے، اور جب وہ ہوا چلتی تھی لہلہاتے تھے تو باغ انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتا تھا اور نہایت ہی وہ بھلے لگتے تھے۔ باغ میں جگہ جگہ سرخ اور سفید رنگ کے گلاب کے پودے نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ لگائے گئے تھے جو باغ کی دیدنی میں اضافہ کر رہے تھے۔ الغرض ہمارا بنگلہ جو تھا وہ ہر لحاظ سے نہایت ہی عالی شان اور خوبصورت اور شاہانہ شان و شوکت کا مالک تھا، لیکن اس قدر شاندار بنگلے کے مقابلے میں اگر میری مالی حیثیت دیکھی جاتی تو اس سے نہایت ہی کمتر اور حقیر تھی، جبکہ اس عالی شان بنگلے کی آرائش بھی ضروری تھی۔ چنانچہ میں نے بنگلے کی شان و شوکت کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے تیسے کر کے جو ہے ہر کمرے کے لیے قالین یا دری خرید لی۔ پرانے ساز و سامان کی خرید و فروخت کرنے والے کباڑیے کی خدمات حاصل کی گئیں تاکہ جو ہے بنگلے کی آرائش کی جا سکے۔ اس کے علاوہ کباڑیے سے پرانا لیکن بہترین حالت میں فرنیچر خرید لیا۔
جس سے یہ میں نے جو ہے یہ بنگلہ جو ہے اس کی شان کے پیش نظر اس کی شان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو سجا لیا۔ یہ تھا پیراگراف نمبر 2 اور اس کی تشریح۔ ویڈیو کو بار بار غور سے سنیے گا، دیکھیے گا، مشکل الفاظ کے معنی یاد کیجئے، ذہن نشین کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ اپنے بک میں پیراگراف کی ریڈنگ کیجئے۔ تشریح کو کرنے سے پہلے جو ہے پیراگراف کو مکمل پڑھیں، پڑھنے کے بعد جو ہے اس کو پھر اس کی تشریح کیا کریں۔ جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنی آپ کی کام میں پرفیکشن آتی چلی جائے گی۔ جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن مل سکیں اور آپ گھر بیٹھ کر اردو کی بآسانی تیاری کر سکیں۔ رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔